हर साल लाखों लोग यूपीएससी या एसएससी जैसे भारी भरकम एग्जाम्स के लिए 1773 से लेकर 1935 तक के ब्रिटिश एक्ट्स बिल्कुल घोंट कर रट लेते हैं। हम अक्सर इन्हें बस उबाऊ हिस्ट्री नोट्स मान लेते हैं, राइट? लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम इन पन्नों को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि असल में ये सिर्फ एग्जाम के नोट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक कॉलोनियल मास्टर प्लेबुक की पूरी कहानी है। अब जरा सोचिए, क्या ये सच में सिर्फ कानूनी मील के पत्थर थे या फिर सत्ता और पावर का एक मास्टर प्लान? अगर आप गहराई से देखें तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज सत्ता, नियंत्रण, लालच और डर से पैदा हुई रणनीतियों के पक्के सबूत हैं। 1773 से 1935 तक के हर एक अधिनियम में ना एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर छिपा है, और आज हम उसी थ्रिलर को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, कंपनी पर लंदन की लगाम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में न्याय या जस्टिस लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। असलियत तो ये थी कि ब्रिटिश संसद को एक बेगाम आउट ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से डर लगने लगा था। भारत से बेहिसाब दौलत लूटकर ब्रिटेन लौटने वाले इन नवाबों के गले में पट्टा डालने की ये पहली कोशिश थी। लंदन को डर था कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी इतनी अमीर ना हो जाए कि कल को ब्रिटिश सरकार को ही खरीद ले। और फिर इसके ठीक 11 साल बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने इस पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसमें किया क्या गया? बेसिकली व्यापार और मुनाफे का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया, लेकिन भारत में प्रशासन चलाने और सैन्य फैसलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करता था। इतिहास में कॉर्पोरेट पावर और स्टेट पावर के बीच एक बहुत ही क्रूशियल बंटवारा था। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर, नियंत्रण का नया रूप या कह लीजिए सत्ता का दिखावा। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के दौर तक आते आते सत्ता के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का एक बड़ा दिखावा शुरू हो चुका था। ये एक बहुत ही शानदार औपनिवेशिक चाल थी। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली इंजन भारत में बना दिया गया, उसे पटरी पर दौड़ने की परमिशन भी दे दी गई, लेकिन उसका स्टीयरिंग और उसके ब्रेक हमेशा लंदन में ही रखे गए। भारत का वाइसरॉय राज तो कर सकता था, लेकिन वो पूरी तरह से लंदन में बैठे अपने आकाओं के इशारों का मोहताज था। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, समाज को बांटने की साजिश, 1909 का अधिनियम। यहां से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत कम्युनल इलेक्टोरेट या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने तो बड़ा दावा किया कि भाई हम तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आरक्षित सीट पर केवल उसी धर्म के समुदाय के लोगों को वोट डालने का अधिकार देना, ये कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, जिसने भारतीय समाज के मनोवैज्ञानिक ताने बाने को फाड़ कर रख दिया। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, आज के लोकतांत्रिक भारत में भी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आरक्षित सीट पर वोट पूरा समाज मिलकर डालता है ना? इसके बिल्कुल उलट 1909 का सिस्टम आरक्षण नहीं था, वो अलगाव था। मतलब एक ही मोहल्ले के दो पड़ोसी अब एक ही नेता को वोट नहीं दे सकते थे, वो फिजिकली अलग अलग वोटिंग ब्लॉक्स में बांट दिए गए थे। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। एक ही समाज के लिए दो अलग अलग रूल बुक्स बन गईं। अब चुनाव जीतने के लिए किसी भी राजनेता को दूसरे समुदाय के लोगों से बात करने या उनके लिए काम करने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। उसे सिर्फ अपने समुदाय के भीतर भावनाएं भड़कानी थी। डिवाइड एंड रूल यानी समाज को बांटकर राज करने की नीति को परमानेंटली लॉक करने का ये अंग्रेजों का मास्टर स्ट्रोक था। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, द्वैध शासन का छलावा, 1919 के सुधार। पहले विश्व युद्ध के बाद दबाव काफी बढ़ रहा था और जनता में असंतोष था। तो ब्रिटिश शासन ने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिस्टम पेश किया, द्वैध शासन या डायरकी। इन्होंने प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये सब भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। अब इन विभागों में जनता की डिमांड ज्यादा होती है और पैसा भी खूब चाहिए होता है, लेकिन वित्त यानी फाइनेंस, पुलिस और रेवेन्यू, ये सारे पावरफुल विभाग सीधे ब्रिटिश गवर्नर ने अपने पास रख लिए। मतलब तिजोरी और बंदूक गवर्नर की जेब में और पब्लिक की शिकायतें सुनने वाला डिपार्टमेंट भारतीय मंत्रियों के हवाले। इस पूरे सेटअप को अगर एक लाइन में कहें तो ये था बिना शक्ति के जिम्मेदारी। ब्रिटिश गवर्नर के पास सारी असली ताकत थी, पैसा था, लेकिन उसे जनता को कोई जवाब नहीं देना था। दूसरी तरफ भारतीय मंत्रियों के पास जनता के प्रति जिम्मेदारी तो थी, लेकिन उनके हाथ पूरी तरह बंधे हुए थे। ये डायरकी सिर्फ शासन का एक इल्यूजन था,
एक छलावा, ताकि असल प्रशासनिक और वित्तीय कंट्रोल अंग्रेजों के ही पास रहे। अब आते हैं अपने 5वें और सबसे क्रूशल चैप्टर पर, आधुनिक संविधान की नींव, 1935 का फ्रेमवर्क। 1930 तक आते आते ना सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने चरम पर था। घबराहट में ब्रिटिश साम्राज्य को समझ आ गया कि उन्हें एक बिल्कुल नए ढांचे की जरूरत है। 1909 के विभाजन और 1919 के इल्यूजन के बाद अंग्रेजों की प्लेबुक का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा और फाइनली 1935 तक आते आते एक बेहद जटिल और बड़ा मास्टर फ्रेमवर्क तैयार किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के इस एक्ट की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल थी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश। आइडिया ये था कि रियासतों के जो थोड़े रूढ़िवादी राजा हैं उन्हें ब्रिटिश प्रांतों के साथ मिलाकर एक संघ बनाया जाए। क्यों? ताकि कांग्रेस और उस वक्त की जो बढ़ती हुई लोकतांत्रिक ताकतें थीं उनके प्रभाव पर एक मजबूत ब्रेक लगाया जा सके। हालांकि ये जाल काम नहीं आया, क्योंकि रियासतों के राजा अपनी संप्रभुता खोने के डर से इसमें कभी शामिल ही नहीं हुए। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? 1935 के इस अधिनियम ने जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जैसे शक्तियों का फेडरल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में बंटवारा, एक संघीय न्यायालय यानी आज का सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये सब कुछ स्वतंत्र भारत के आधुनिक संविधान की नींव बन गए। मतलब ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, आज़ादी के बाद आखिरकार वही हमारे भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट बन गए। अमेजिंग, राइट? तो फाइनली चैप्टर 6, क्या सिस्टम सच में बदला? इस पूरे ऐतिहासिक सफर को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। देखिए, ये सारे कानून किसी वैक्यूम में तो बने नहीं थे। इन्हें डर, लालच और कंट्रोल बनाए रखने की रणनीतियों के बीच गढ़ा गया था। अगर हमारे आज के स्वतंत्र प्रशासन का एक इतना बड़ा हिस्सा उसी औपनिवेशिक नियम पुस्तिका से लिया गया है, तो क्या सच में सिस्टम बदला है या फिर सिर्फ उस सिस्टम को चलाने वालों के चेहरे बदले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।